समग्र समाज और देश की भी बात करते हैं। उनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश मुखर है, मगर उन्होंने शहरों को अनदेखा किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दरअसल जब वह पटना में होते हैं तो पूर्णिया उन्हें खींचता है, वैसे ही जैसे जब वह पूर्णिया में होते हैं तो पटना उन्हें खींच रहा होता है। उनका विशाल परिवार, गांव आदि, जिसका एक छोर नेपाल से तो दूसरा छोर बंगाल से जुड़ा है, इस पर उनका विद्रोही केवल जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य से तो कभी नेपाली राजशाही से भी टकराने का हौसला देता रहा। और यही हिम्मत और हौसला है कि वह भारतीय कांग्रेसी सत्ता का लाभ ले रहे और आपातकाल को अनुशासन पर रहने वालों के विपरीत उससे जा सकता है। आप कृपया शब्दों पर ध्यान दें कि उनकी जो ये हिम्मत थी वो तत्कालीन भारतीय कांग्रेस जो थे वो बहुत ही मजबूत थी और उससे भी वो जाके टकराए। और 1974 के आंदोलन में उनके योगदान को तो हम आप देख ही रहे हैं, क्योंकि उनके अंतर्मन में 1942 के असहयोग आंदोलन का नशा था। तो 1967 का वह समय भी उनके जीवन में था जब 10 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। 1972 में वह चुनाव भी लड़े थे एक विश्वास के तहत। तब उनके पास सिर्फ साहित्य की धुरी थी और था एक सिनेमा का ग्लैमर, जिसमें उन्हें अपने इर्द गिर्द जय जय का नाम निनादी सुनाई देता था। ध्यान दें, एक साहित्यिक व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसका कितना पतन होता है या उसको कितनी निराशा हाथ लगती है, इसको मैंने यहाँ पर दिखाया है। संभवतः वह इस बात को नजरअंदाज कर गए कि उन दिनों इंदिरा कांग्रेस के पास बांग्लादेश के विजयोन्माद का सबसे बड़ा ग्लैमर, जबकि हम जानते हैं नेहरू के पास एक सिनेमा थी, उसी से हम सभी परिचित हैं। लेकिन इंदिरा के सामने में ज्यादा लगा और उसी को मैंने प्रस्तुत किया है। और हर युद्ध के बाद विजयोन्माद राष्ट्रीयता को पुख्ता और मजबूत बनाता है। उस हवा में तीसरी कसम जैसी भाव प्रेरित करना विस्तृत कर दी जाती है। वैसे भी वह समय संक्रमण का था। इंदिरा गांधी के कुछ मूलभूत कार्य जैसे प्रीविपर्स का खात्मा, बैंकों आदि का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय सार्वजनिक उद्यमों में भारी निवेश, उनकी सेक्टर में उन्होंने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया आदि उनको मजबूत बना रहे थे। और नेहरू के पास ले देकर एक साहित्य था और राजनीति के नाम पर समाजवादी आंदोलन, जो स्वयं को पहले ही इंदिरा के हवाले कर चुका था। हालांकि नेहरू ने पटना रहकर नियमित स्वतंत्र पत्रकारिता भी आरंभ कर दी थी। नेहरू को सत्ता का साथ बिल्कुल नहीं मिला, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। महिला अंचल को उन्हें पुरस्कार मिला था 5000, उस जमाने में 5000 का मायने रखता था 1960 के आसपास। फिर उनको पद्मश्री भी मिला। राज्य सरकार द्वारा उनको प्रतिमा एक साहित्यिक अनुदान के रूप में उनको एक वजीफा भी मिलता था। तो इस तरह से वो तो मिलता था किस लिए? क्योंकि सरकार ने भी उनके साहित्य को और सोच को स्वीकृति दी। रेणु के उपन्यासों की विशेष चर्चा की जाती है। अब यहाँ मूल मुद्दे पर आ रहे हैं। रेणु के उपन्यासों की विशेष चर्चा की जाती है, उन पर बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। उसी प्रकार उनकी कहानियों की भी विशेष चर्चा की जाती है। आंचलिक अर्थों में उनके साहित्य को रखा जाता है। जब उनकी एक कहानी पर फिल्म बनी तो और चर्चित है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। उनकी कहानियों पर मंचन भी होने लगे और आश्चर्य नहीं कि ये कहानियां सामाजिक नवजागरण में मील के पत्थर साबित हुई। उनकी कहानी संवदिया हो या पंचलाइट आज भी जनसमूह को अपील करती है। मुझे पंचलाइट के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देने की जरूरत नहीं है। संवदिया को भी आप लोग जानते हैं।
आमतौर पर हम सभी यही मानकर चलते हैं कि रेणु ने ग्रामीण अंचलों को अपनी कहानी में लिया है, मगर यह भी तथ्य है कि उन्होंने शहरी परिवेश पर भी लिखा है। यह अलग बात है कि उनकी विशेष चर्चा नहीं हो पाई, मगर रेणु ने अपनी जिन प्रिय कहानियों का चयन किया है, उनका एक संकलन है मेरी प्रिय कहानियाँ। उसमें उनकी कुछ कहानियाँ जो शहरी जीवन में लिखी हैं वो हैं जलवा, आत्मसाक्षी, अगिनखोज, रेखान, वृक्षक आदि। इन पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। रेणु की मेरी प्रिय कहानियाँ में 9 कहानियाँ संकलित हैं जो राजपाल प्रकाशन दिल्ली से छपी है। मारे गए गुलफाम उन तीसरी कसम पर बहुत सारा कुछ लिखा जा चुका है, उस पर हम यहाँ पर कुछ विशेष नहीं कहेंगे। रसप्रिया भी आप लोग जानते ही हैं, और कि अपनी गहन संवेदना और ग्रामीण पृष्ठभूमि की विषमताओं को वो कितने सजीव ढंग से प्रस्तुत करता है। और लाल पान की बेगम में जैसे अभावों के बीच भरा गांव अपने पूरे उत्साह उल्लास के साथ खड़ा है। परस्पर दुश्मनी निभाते और बात बात में एक दूसरे की टांग खींचती महिला है, जैसे अपनी खुशी में समाज को भी सम्मिलित करती। ग्रामीण समाज में हजार बुराइयां मगर सुख दुख में सभी साथ हैं, और इसी को दृष्टि देती है संवदिया, जिसमें एक अभावग्रस्त आदमी भी अकेले पड़ चुकी, बेसहारा बन चुकी स्त्री का सहारा बनने का संकल्प लिए खड़ा। और बात जब सहारे की होती है तो आदिम राष्ट्र की वहां का एक आदमी जिसकी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं, और जिसके ना माँ बाप का पता है ना घर द्वार का, वह सरकारी अमले का सहायक जिंदगी काट जाता है। मगर बात जब गांव छोड़ने की आती है तो चुपचाप रेलगाड़ी से उतर जाता है। और इस प्रकार रेणु ने गांव के प्रति व्यक्ति के सहज मोह को रेखांकित किया है। यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि वही रेणु पूर्णिया से पटना आते जाते हैं, मगर पटना के ही होके नहीं रहते। अपने उत्कर्ष काल में भी उनके पटना क्या मुंबई तक में बसने का अवसर आया। उनको प्रस्ताव दिया गया था कि आप मुंबई में ही बस जाइए, लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। मगर वह अपने पूर्णिया के प्रति समर्पित रहे, यहाँ तक कि अपने इलाज के संबंध में भी मुंबई दिल्ली नहीं जा पाए। फिर भी यह तथ्य तो है ही कि वे अपने अंतिम समय में कुछ अधिक ही पटना प्रवास करने लगे थे। और स्वाभाविक ही तब शहर को भी अपनी नजर से देखने, जानने, समझने लगे थे। इस संग्रह में शामिल जलवा ऐसी ही एक कहानी है जिसमें शहर की आवाज है और है धार्मिक स्वभाव, जिसकी कटु यथार्थ से संघर्ष की शुरुआती कुछ ऐसी होती है। फातिमा दी को भी देखूंगा और इस तरह देखूंगा इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए कुछ देर तक पटना मार्केट को सब लोग समझकर खोया खोया सा खड़ा रहा। जूते की दुकान पर बुरके से सिर्फ पैर तक ढकी 2 महिलाएं और साथ में 9-10 साल की गुड़िया जैसी लड़की ने दोबारा पूछा, मौसी पूछ रही है कि पटना कब आया? दुकानदार ने गाड़ी गिनते हुए मुझसे कहा, वह आप ही से पूछ रही है। इस कहानी में एक तरफ मुस्लिम राजनीति का चित्रण है तो पटना शहर का ही वर्णन है। 1960-80 के आसपास एक किस्सा बन रहा, 1960 और 80 का पटना का मार्केट पटना में सिर्फ एक पटना मार्केट जहाँ आदिजात वर्ग का आना जाना मार्केट